बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 28 मई है और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। और अगर 28 मई ना होता तो शायद 10 मई भी ना होता और पाकिस्तान की सलामती दांव पे लग चुकी होती। 28 मई के बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हीरो है, जो लेजेंड है पाकिस्तान का, और जिसकी वजह से आज हम सुख के साथ इसी मुल्क के अंदर इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वो शख्स अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान आज इस लेवल पे ना होता। वो शख्स है, उनका नाम है डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब। एटमी साइंसदान है और इनकी वजह से पाकिस्तान एटमी पावर भी बना और आज हम इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ, सुकून के साथ इस मुल्क में जिंदगी भी गुजार रहे हैं। इनसे सब कुछ पूछना है कि 28 मई को क्या हुआ था, यानी 1998 में, और इसके साथ साथ जो 10 मई का इंसिडेंट है, 10 मई का जो दिन है, वो कितना अहम है, और अगर फ्यूचर में इस टाइप के और दिन आते हैं तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है हमारे कंट्रोल में है और सेफ है? देखिए, डिफेंस जो है वो तो जब आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो इसके कंट्रोल जो है और इसकी सेफ्टी जो है, ये बहुत अहम एक शुबा है और इस पर हमने हमेशा से बहुत एहतियात से इसकी प्लानिंग की है, इसकी डिज़ाइनिंग की है। दुनिया में जितने भी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं बिग 4, बिग 5 पावर्स के, उनके जो बेस्ट फीचर्स थे वो लेकर उनको एक जगह पे समूह कर तो हमने अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया। ठीक। और जब बनाने के बाद ये 1998-99 की बात है, जब तो इसका पहला ड्राफ्ट मैंने बनाया, लेकिन मुझे इतना इसका पता नहीं था, लेकिन पार्ट बढ़ा के बना लिया। फिर ये हमारे डिफेंस स्पेशलिस्ट के पास गया, फिर उन्होंने इसमें अपने इनपुट्स डाले, फिर तो कर आके ये जो फाइनलाइज हुआ तो बहुत जल्दी ये इसका इम्तिहान शुरू हो गया। ठीक। क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था 1998 में और टेररिज्म साथ ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक। हमारे बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे मुसीबत पड़ गई थी। यहाँ पे इधर धमाका उधर धमाका, पाकिस्तान में आपको पता है कितने जाने ज़ाया गई, और इस्लामाबाद भी सेफ नहीं रहा है कि ये भी नौबत आ गई थी एक दफ़ा। तो उस माहौल में हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टेस्ट हुआ। ठीक। और मैं इस बात की बड़ी खुशी है कि ना तो हमारा कोई छोटा या बड़ा वेपन दाएं बाएं हो सका, ना हमारी कोई न्यूक्लियर मटेरियल्स की चोरी हुई। जिस तरह इंडिया में रोज सुनते हैं थोरियम चोरी हो गया, जोरियम चोरी हो गया, ये चीज़ हो गई। पाकिस्तान का कभी कोई न्यूक्लियर मटेरियल 1 ग्राम भी अनअकाउंटेबल नहीं हुआ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो ये इसकी ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द पीरियड ऑफ 12 साल, 2012, 13, 14 तक, जब भी टेररिज्म इतना रहा यहाँ पे, इसमें ये टेस्ट आउट जब हुआ तो उस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसका नोटिस लिया कि ये सिस्टम क्या है कि ये इतना सख्त वक्त बनता ही इतने सख्त वक्त में पे आया है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हम लोग, इतनी यहाँ तालीम होती है भारत। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए इस परफॉर्मेंस से। तो उन्होंने फिर ये आकर सारा कुछ देखा और देखने के बाद उन्होंने पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिन जिन मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन सबको इन्वाइट किया कि इस्लामाबाद में आओ और इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहाँ वर्कशॉप हमें कहा ऑर्गेनाइज करो और हम उनको बताओ कि आपने कैसे कितना सेफ इसको बनाया, क्योंकि हमने सबके बेस्ट फीचर्स लेके बनाया था ना। तो वो सब हर एक ने अपना अपना फिर आके देखा है, तो उन्होंने फिर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आके बैक में की और बहुत ये इसकी अप्रिसिएशन हुई, इंटरनेशनल अप्रिसिएशन हुई। तो जहाँ तक सेफ्टी का ताल्लुक है, एवरीथिंग इज वेरी सेफ। उसके अंदर कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, इंशाल्लाह। ये जो इंडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा हुआ था जी, यहाँ पे लीकेज हो गई है और रेडिएशन फैल गई है पाकिस्तान के अंदर, जब हमने एटॉमिक टेस्ट किया था ना 1998 में, तो जब लास्ट टेस्ट किया था ना खारान में किया था, तो उस वक्त क्या कह रहे थे कि जी वो अपने रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम डिस्कवर किया, प्लूटोनियम बॉम्ब है, ये PU बॉम्ब है, फलाना वो, बाकी यूरेनियम के होंगे, ये PU। उस वक्त अभी तक हमारी रिप्रोसेसिंग प्लांट भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, प्लूटोनियम का भी हमने शक्ल भी नहीं देखी, स्टार्ट भी नहीं किया। ठीक है, तो वो उस वक्त दुनिया का प्रोपेगेंडा होता है, वो उन्होंने कर दिया जो करना था। तो अब भी वो झूठे लोग हैं। आप एक बंदे झूठे के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद लोग जो है वो उनको इग्नोर करते हैं, जस्ट इग्नोर दैम। जो उनकी खबर है ना रेडियो एक्टिविटी की और जिस लोकेशन के बारे में है, दिस नथिंग देयर एट ऑल। उस लोकेशन के साथ ताल्लुक ही कुछ वहाँ है ही ऐसी कुछ चीज ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं वहाँ पे तो एक एम्यूनिशन डिपो है फौजियों का, जब लोग अपने बंदूकें गोली शोलियां बरूद स्टोर करते हैं, दैट्स ऑल। हमारा क्या वास्ता है? अच्छा, ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम जो है वो और इंडिया का मिसाइल सिस्टम कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों को? पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को इंडिया के न्यूक्लियर बम से
कैसे कंपेयर करेंगे दोनों चीज़? हाँ, दो चीज़ें हैं ना, देखें, न्यूक्लियर बॉम्ब तो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वो तो उसका आपको देखना होता है कि आपने इससे क्या काम लेना है। अगर आपने एक बैटलफील्ड सिनेरियो है, वॉर हो रही है, इधर आपका बॉर्डर है, उनकी उधर 20-25 आर्मर डिवीजन खड़ी हैं, आपकी इधर 5-7 खड़ी हैं, जितने भी हैं आप, और अब वो आप थ्रेट कर रहे हैं, आपके बॉर्डर पे ऊपर सर पे चढ़ गए हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने डेवलप किए हुए टैक्टिकल वेपन्स। टैक्टिकल वेपन्स शॉर्ट रेंज मिसाइल उसके लिए बनाई है स्पेशली, सिर्फ 60-70 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है, इंतहाई इंचेस के अंदर एक्यूरेसी वो टारगेट पे लगती है। उसके बीच में एक मिनिएचर न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो कि इतना छोटा न्यूक्लियर वॉरहेड, दुनिया की जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी दंग रह गई कि इतना छोटा वॉरहेड पाकिस्तान ने कैसे बना लिया। ये मैं आपको कहूँ ना, ये रिस्ट वॉच एक कागज जितनी पतली बनाओ, तो वो टेक्नोलॉजी आप समझ लें, वो हमने बनाया। अब वो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अब मल्टी बैरल लॉन्चर में, जैसे आप देख रहे थे वो जा रही है फतेह 1, फतेह 2 फायर हो रही थी, मल्टी बैरल लॉन्चर था, उसमें 3-4 होती हैं, तो आप ठक ठक करके 5-5 सेकंड के बाद फायर, इस तरह आप वो फायर कर सकते हैं छोटी मिसाइल हमारी। तो उसका नाम है नसर। नसर तो बैटलफील्ड सिनेरियो के लिए हमने वो बनाई। नसर जो है ना वो शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है, और वो ऐसे है जैसे आप ब्लैक आमने सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो 30-40-50 किलोमीटर में आर्मी से का सेपरेशन, और वो जब वो आप अलाना करे कभी यूज करेंगे तो वो तो आर्मर डिवीजन को हवा में ऐसे उड़ाएगी जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं। ठीक है, वो तो जहर है, न्यूक्लियर छोटे छोटे फॉरवर्ड उसमें मेरे बहुत पावरफुल है, तो वो तो एक हो गया सबसे छोटा। अच्छा, वो टैक्टिकल वेपन जो है ना, उसको टैक्टिकल कहते हैं। टैक्टिकल, उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के, मसलन शेख रशीद साहब ने कहा जी आधा पाव का भी बनाया हुआ, हमने पाव को भी बनाया हुआ सारा, और इंडिया के अंदर भी वो डिस्कस होता है कि बहुत ज्यादा, और हंसते हैं कितना छोटा कैसे। चलिए आप मेरा ख्याल है वो जैसे मैंने कहा ना, कुछ बातें होती हैं इग्नोर करने वाली, तो उसको अब आप बात उससे कर रहे हैं जैसे बनाया, तो उसको आप मेरा ख्याल है दारुगुजर करें, आपका टाइम ज़ाया होगा। लेकिन ये छोटी रेंज का, मतलब ये 50 किलोमीटर को कवर करेगा, रेडियस को, रेंज तो नहीं, वो वेपन आप लॉन्ग रेंज मिसाइल के आगे लगा दो, वहां जाके वही करेगा जो यहाँ पे करेगा। ये तो इसलिए है कि आप बैटलफील्ड सिनेरियो बता रहे हो ना, कि आपको सर पर चढ़ गए आप तो आर्मी, तो फिर आप ये एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके थर्ड सा और बड़ा वेपन बनाया जो आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, आपकी सबमरीन से लॉन्च होता है। सबमरीन पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के पूरे कोस्ट के समुद्र में, इंडियन ओशन में फिर रही होती हैं। जब आपका दिल करे वहां से फायर करें और इनलैंड किसी टारगेट को उड़ा दें, उसमें भी इतना बड़ा बम तो नहीं सबमरीन में लग सकता है, वो उसके लिए भी छोटे छोटे बम्स होते हैं, तो उसके टॉर्पीडो में लग जाए। तो ये हो गया साइज। उसके बाद फिर उसके लिए मिसाइल हमने कौन सा बनाया हो उसके साथ? उसके लिए टॉर्पीडो होते हैं, ठीक है, और टॉर्पीडो, और उसमें और जो वो तो है सबमरीन टू शिप टॉर्पीडो, लेकिन अगर आपने सबमरीन से इनलैंड फायर करना है तो उसके लिए आप क्रूज मिसाइल है, क्रूज मतलब, ठीक है, वो भी हमने अपने बनाया, हमारी अपनी है, वो निकलती है, वो 500, 600, 800 किलोमीटर जाके इनलैंड जाके जहाँ मर्जी टारगेट को फना कर दे, तो वो दूसरा साइज है। फिर उसके बाद आपका ये जो फतेह 1 है या फतेह 2 है, इनका ज़रा डायमीटर है 0.5 मीटर के करीब इनका, इसमें ज़रा बड़ा वॉरेंट आ सकता है, जाहिर उसकी यील्ड ज़्यादा हो गई। अगर न्यूक्लियर की बात सिर्फ कर रहा हूँ, इसमें कन्वेंशनल भी रख सकता है, न्यूक्लियर भी रख सकता है, हर जगह हर मिसाइल में दोनों टाइप पे रख सकते हैं। तो अब ये इसको भी हमने इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा रखी है कि आपने गिन के मेरा ख्याल 25-30 फतेह 1 मारे हैं, 25-30 उनके एयर बेसिस उड़ गए ना, और वो उसमें आर्टिलरी हेडक्वार्टर, उनका वो डिविजनल हेडक्वार्टर ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनके ट्रेनिंग स्कूल, वो सारी जो भी चौकियाँ थी, जितने हमारी उतनी जगह पे जाके उसने तबाही कर दी। उसके ऊपर फिर BF के हमारे एयरफोर्स के बॉम्बे उसने जाके बाकी की जो कोई बिल्डिंग बची कुछ जगह उसको सफाया कर दिया। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था जिसमें मिसाइल्स और एयरफोर्स दोनों यूज़ हुए, और उन्होंने टोटल डिस्ट्रक्शन जो थी इंश्योर कर दी। और फिर आपके शाहीन पर सीरीज में आ जाए, तो उनकी बड़ी जान निकलती, शाहीन तो मार दिया कर दिया। जिस दिन शाहीन चलेगी ना, फिर ये अपने घर सो नहीं सकेगा, ये जो आपको चैलेंज करते हैं रोज़। तो शाहीन 1 है, उसकी रेंज है 600-700, फिर शाहीन 1A है, वो उसकी रेंज है 900, फिर शाहीन 2 है, उसकी रेंज है 2000-2200, फिर शाहीन 3 है, उसकी रेंज 3000 तक, तकरीबन 2500-3000 तक। तो हमने अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को सामने रख के मिसाइल्स और वॉरहेड्स के साइजेस डिटरमिन किए। शाहीन 3 का वॉरहेड बहुत बड़ा है, उसकी बहुत यील्ड है उसकी, तो वो
लेकिन वो इसलिए है कि इंडिया का जो फार्देस्ट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो अंडमान आइलैंड्स में है, बे ऑफ बंगाल में, जिससे काला पानी कहा करते हैं अंग्रेजों के ज़माने में। तो वहाँ पे उन्होंने मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगाई हुई है, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो चाइना में उन्होंने कभी सोचा था मारेंगे, उनकी लॉन्च फैसिलिटीज़ लगाई हुई है। तो उनको अब ये नहीं था एहसास कि वहाँ पे पाकिस्तान की मिसाइल शाहीन जा सकेगी। जब हमने वो किया, उन्होंने वहाँ बनाई तो हमने शाहीन 3 बना दी। वो 4 स्टेज मिसाइल है, तो वो जाके 0.0001301% ऑफ द रेंज की एक्यूरेसी से, यानी कि 3000 किलोमीटर जाके ना, तो मुझे विदिन 3 मीटर एक्यूरेसी से जाके टारगेट पे लगती है 10 फुट के अंदर से। तो एक्यूरेसी कैसे मेजर करते हैं कि एक दायरा बनाए 10 फुट के डायमीटर का, और उसमें 10 मिसाइल मारे, तो अगर उसमें 8 उसके बीच में लगेंगे ना, तो ये उसकी एक्यूरेसी होती है। तो शाहीन 3 की एक्यूरेसी है। तो हमारी मिसाइल्स की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, और हमेशा अनाउंस करके हम फायर करते हैं। शाहीन 3 हमेशा इंडियन ओशन में टेस्ट करते हैं, शिपिंग ग्राउंड्स को स्टॉप करके, हम एयर ट्रैफिक रुका के, पूरी वर्ल्ड को बता के, नोटिस इशू करके, फिर तो एवरीबडी इज वॉचिंग देम विद देयर सैटेलाइट्स। हम कभी छुपा के नहीं काम करते। और वहाँ पे फ्लोटिंग एक बॉय होता है, उसमें झंडा होता है, मेरे लगा, उसके ऊपर जाके लगते हैं। तो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ आवर सिस्टम्स। और जो हमारे दोस्त हैं इधर के, जो उन्होंने हमें आपको आजकल मूड ख़राब किया हुआ है, इनका हालत ये है कि मिसाइल मारते हैं, और फिर जब वो कहीं पहुंचते नहीं तो कहते हैं हम सिस्टम्स टेस्ट कर रहे थे। तो मैं उसके बाद सिस्टम टेस्ट करने भी उन्होंने बंद कर दिए हुए। तो आपने देख लिया कि वो रशिया से खरीदी ब्राह्मोस मारे हैं, तो आपको पता ही है कि कहाँ लगी है, कितनी लगी है। वो इंडिया के अंदर गिर गए और एक अफगानिस्तान चला गया। और फिर जब वो लगी है वहाँ पे, जहाँ से मार रहे थे, वहाँ पे मैं जब अटैक किया तो उनकी छुट्टी हो गई। जो उन 2 जगह स्टोर की भी थी, ब्यास में, और एक वो कश्मीर में उनका डंप था, वो दोनों हमने उड़ा दिए। इनकी जो जितनी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हमारे टारगेट पे है। ठीक, बस वो लॉक हुई है। ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता कभी न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो इंडिया कहता है कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, पाकिस्तान ये कहता है कि अगर हमें अपनी सलामती का खतरा हुआ तो हम तो बाज नहीं आएंगे। नहीं, हमारी तो रेड लाइन्स है ना, हमारी रेड लाइन्स है, जिसमें एक पानी है कि अगर पानी रोक दिया, दिस इज 1 रेड लाइन। अगर आपने अंदर आके इन्वेट करके हमारी टेरिटरी कैप्चर कर ली, दिस इज अनदर रेड लाइन। अगर आपने हमारी कोई बंदरगाहें ब्लॉकेट कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो हमारे सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाएगा ना। जब सर्वाइवल आपका थ्रेट हो जाएगा, फिर क्या करना है? फिर हमने नीचे लगे तो नहीं रहना ना, जिनके ऊपर हमने 800 साल हुकूमत की है। तो इज्जत से रहना है ना सब कॉन्टिनेंट में, इज्जत से ऐसे ही रह सकते हैं। फिर जो होना होगा देखी जाएगी, अल्लाह माने। अब डॉक्टर साहब, आपके पास एक सवाल है कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है तो हमारे पास फिर ऑप्शन क्या बचेगा? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फिर हमें मिसाइल से उनके जो डैम्स हैं उनको उड़ाना पड़ेगा। क्या ये ऑप्शन है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब, अब ऑप्शन वही है, सवाल भी वही है, पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है, और पूरे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का भी यही सवाल है कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ और सिंतास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम्स तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है डैम उड़ाना। उनको भी पता है, हमें पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके, जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल। और हमारी कैपेसिटी भी है, ये कैपेसिटी भी है, क्यों नहीं है कैपेसिटी? जब चाहेंगे गेट खोल देंगे। अभी तो उन्होंने खोले रखे हुए थे ना, अगर बंद करते फिर देखते हैं। अच्छा, ये पास है। पहले बंद किए थे ना, फिर 3-4 दिन के बाद खोल दिए थे उन्होंने। तो ये बात है। तो हम गेट भी खोल सकते हैं, और हमारे जो पानी उनके और कहीं से आ रहा है मशरक की तरफ, वो भी पानी वो हमारे दोस्त भी बंद कर सकते हैं, चाइना बंद कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे का ऐसा हो सकता है ना। तो वो तो बात है। तो अल्टीमेटली चाइना को हमारे साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन कन्वेंशनल वेपन से आप डैम तोड़ सकते हैं, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत भी नहीं है। अगर वो शाहीन 3 शाहीन 2 मारेंगे तो भड़का देंगे डैम। जैसे उनको पता है, जैसे आगे लगी है और लगवानी है, सिर पर ठोक रही है तो ठोक देंगे। तो अल्टीमेटली इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि बैठे और मामला सेटल करें हमारे साथ। ये तो देखिए, ये एक वो बैलेंस ऑफ पावर है जो कि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने और आपकी एयरफोर्स ने और आपकी आर्मी ने जिस तरह इस्टेब्लिश कर दी है डेमोन्स्ट्रेट करके, ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर है। ये बैलेंस ऑफ पावर
इंडिया की बैलेंस पावर के लेवल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है। लेकिन ये है कि ये जो लोग झूठ पर बिल्ड करते हैं पूरी अपनी डिफेंस को का पूरी फेस, वो वक्त पे काश टाइम पे दे विल फेल। ठीक। सर, इंडिया का न्यूक्लियर बम और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम फर्क क्या है? देखें, लेट मी सी टेल यू, आपने बम से करना क्या होता है। फर्ज करिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है 500 एकड़ में जहाँ पे मिसाइलें बनाते हैं, वो आपका टारगेट हो सकता है। आपका कोई फ्यूल डेपो टारगेट हो सकता है, पेट्रोल स्टोर किया हुआ है। आपका कोई एम्यूनिशन फैक्ट्री, जिस आपने दिल्ली के जाके बीच में शहर में लोगों को तो नहीं मारना ना, ये हरकत तो कमीने लोग करते हैं, इनसे तो वैसा तो हमें बड़ी नहीं है। लेकिन ये अब आपके जो भी टारगेट्स मैं जिसमें बता रहा हूँ, इनके लिए एक 5 किलो टन का या 10 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन बहुत है। ठीक है, वन इज इनफ। ठीक। हिरोशिमा पे जो हुआ था ना, वो 10-12 किलो टन का वो वेपन था, उससे भी छोटा, आधा उससे भी हो, तो एक फैक्ट्री को उड़ाना है ना, कौन सी छावनी को उड़ाना है उसके लिए। लेकिन माशाल्लाह हमें बहुत दफा कहा गया कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना लें, हाइड्रोजन बॉम्ब 50 मेगाटन का होगा या 20 मेगाटन। भाई एक बॉम्ब क्या होगा, एक टारगेट पे मारना है ना, अगर वो टारगेट क्या होगा ये जो बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बम मारने के क्या मकसद है? ये तो चूटी के ऊपर हाथी पैर रख के मारना है, बेवकूफ़ी है ना। उसके लिए जितनी चाहिए उतना साइज का बम हमारे पास सारे हैं, उससे बड़े भी सब हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मल्टी इंडिपेंडेंटली व्हीकल MIRV जो है ना, वो ट्रैक वो मिसाइल्स हैं कि एक मिसाइल में सेवरल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग मिसाइल्स मौजूद हैं। ठीक है। और वो उसकी रेंज जो है वो इतनी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा हो। ठीक है। तो इफ़ दिस मिसाइल इज़ फ्लाइंग ऑन अ सर्टेन ट्रैक, और वो ट्रैक रास्ते में इट कैन गो राइट एंड लेफ्ट, तो वो अपने मिसाइल्स रिलीज करता जाता है ऑन डिफरेंट टारगेट्स। तो एक फ्लाइट में इट कैन डिस्ट्रॉय मल्टीपल टारगेट्स विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स इफ यू वांट। ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलेंगे, वो अपने वो इंडिपेंडेंट उस मिसाइल से निकलेंगे, उसके पेट में से निकलेंगे, और वो जाके एक उस छावनी को हिट करेगा, एक वहाँ उसको करेगा, एक उधर को। तो दिस इज कॉल्ड MIRVs। तो पाकिस्तान के पास MIRV भी टेस्ट हुए हैं और सक्सेसफुल बनाए, हमने खुद बनाए ये, हमने खुद बनाए। आप जेन्स डिफेंस वीकली उठा लें, वाशिंगटन पोस्ट का जो डिफेंस साइट है वो उठा लें सप्लीमेंट, उसमें जेन्स डिफेंस वीकली में पाकिस्तान का और इंडिया का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर मटेरियल किसके पास ज़्यादा है, वेपन्स किसके पास ज़्यादा हैं, मिसाइल्स किसके पास ज़्यादा है, उनके परफॉर्मेंसेस क्या क्या हैं, उनकी रेंजेस एक्यूरेसीज क्या हैं, उनकी रिलायबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये उनके फेलियर रेशियोज़ क्या हैं। वो आप देखें तो वो ऐसे है, पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ पे है। जिस तरह एयरफोर्स में उनका कंपेरिजन हुआ ना, इससे भी ज़्यादा वाइड गैप है मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनका और हमारा। और सर ड्रोन्स में कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं? ड्रोन्स में हमारे पास सारे ड्रोन्स हैं। जब ये हुआ था तो दिल्ली के ऊपर फ्लाई कर रहा था हमारा ड्रोन, पूरा पहुंचा था दिल्ली पूरा। हाँ, और कलकत्ता जा सकते हैं, वो एनीवेयर, आज से नहीं, तो 10 साल पहले से हमारी ये कैपेबिलिटी है। वहाँ जाके इट इज वॉचिंग देम कि ये कर रहे हैं, कौन सा जहाज कहाँ से उड़ रहा है, कौन सा ड्रोन कहाँ से फायर हो रहा है, कौन से आर्मी की डिवीजन किधर जब मूव कर रही है, क्या वो कैमरे लगे हैं, डे एंड नाइट विजन कैमरे, और वो हर चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है आपको। और वो इट कैन स्टे इन द एयर वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वो नजर नहीं आता, रेडार पे भी नजर नहीं आता। जो हमारे पास हमारे ड्रोन है, हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, हमने बनाए हुए हैं। वो कहते हैं टर्की से लिए हमने, वो टर्की से जिस दिन जहाज आया, जंग हुई उसने जहाज आया ना, हमने तो 20 साल में बनाया है, वो पूरी वैरायटी बनाई हुई है। टर्की की बड़ी मेहरबानी, उनकी बड़ी सपोर्ट है, उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ थी उन्हें भी अपनी भेजी दी। ठीक, तो टर्की के आज दुश्मन भी हो गए वो। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल और भी है कि जो इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए इंडिया ने, और वो तकरीबन 90 पाकिस्तान के अंदर आए थे, 90 के 90 पाकिस्तान ने गिरा लिए थे। उस ड्रोन्स में और पाकिस्तान के ड्रोन में क्या फर्क है? सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइली ड्रोन्स पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने सारे गिरा दिए, और उनमें और हमारे जो ड्रोन्स है क्या फ़र्क है? देखिए, ड्रोन्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास भी कई टाइप्स के ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। उनके पास भी इसराइल से कोई लिए थे, वो भी, उसमें एक बड़ा वाला भी था जिसको शूट डाउन किया, जो गिनते हैं आप 6+1 जो कहते हैं, वो 1 वो बड़ा वाला है, वो 25-30-40 मिलियन डॉलर का होता है वो। तो ये सम ड्रोन्स आर जस्ट एज ऑब्जर्वेशन,
ठीक हो गया। जाए पिक्चर्स ली, वापस आए, आके कैमरा निकाला, आपने तस्वीर ले ली सारी। स्पाई ड्रोन से, स्पाई ड्रोन। एक ही होता है कि उसने आपको यहाँ से लेके फिर ऊपर गया, वहाँ से ट्रांसमिट करके आपको पिक्चर्स बता दी सारा लाइव टाइम, रियल टाइम में। फिर जो महंगे वाले हैं, बड़े वाले हैं, दे आर आर्म्ड, आर्म्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी हो सकते हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, नॉर्मल मिसाइल्स भी होते हैं, टारगेटेड मिसाइल्स, गाइडेड मिसाइल्स भी हो सकते हैं। वो हैवी बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये वो तो बड़े तो उन्होंने तो अभी इसराइल से लिए हैं, जो एक आपने शूट डाउन किया है, लेकिन वो दे वर नॉट सीन एनीवेयर, क्योंकि वो दूर से तो नहीं स्टैंड ऑफ वेपन मार सकते हैं ना, उनकी मिसाइल छोटी छोटी होती हैं। वो नीचे कोई गाड़ी जा रही है उसको मार दिया, कोई घर को मार दिया, तो इस टेररिस्ट को छुपे में तो एलिमिनेट कर दिया। तो वो ड्रोन इधर नहीं ज़्यादा आए, एक आया तो उसको हमने गिरा दिया। लेकिन जो ज़्यादातर नॉइसेंस क्रिएट करने के लिए थे, वो अभी थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोसिव रखा, उसको टारगेट बचा बना के जाके गिरा दिया। जो अब जैसे बम डिलीवर कर रहे हैं छोटे छोटे 10-15 kg के बम गिरा रहे हैं, तो लोगों के लिए नॉइसेंस क्रिएट करने के लिए है। तो वो जो है वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से उड़ाते हैं। ठीक, कैमरा लगा था, वो रिमोट कंट्रोल ऑपरेटर को बता रहा है कहाँ है इसको फोटो, तो वो गाइड करता है उसको टारगेट पर, उसको कहता है फेंक दो। तो ये उन्होंने किया, तो उसका हमने बड़ा अच्छा इलाज रखा। हमने जैमिंग सिस्टम लगाए हुए थे, ठीक, अपने पूरे काफ़ी एरिया पे ना। जब वो आते थे ना, तो जब ये जैमिंग सिस्टम, मैंने आई वॉज वॉचिंग इट, इन वन केस आई वॉज वॉचिंग इट लाइव, वो मैं लैपटॉप पर देखा था, वो आ रहा था, नज़र आ रहा था। तो जैमिंग सिस्टम आगे थे फील्ड में, वहाँ से हमें तस्वीर आ रही थी। उन्होंने जैमिंग सिस्टम ऑन किया, वो ड्रोन पे को सीधा आ रहा टारगेट था। जब वो जैमिंग सिस्टम ऑन हुआ तो उसने जरा ऐसे 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 किया, उसके बाद धड़ाम करके वहीं गिर गया। तो वी नॉकड आउट द ड्रोन्स लाइक विद आवर जैमिंग सिस्टम्स। वो जो उनका लिंक होता है ना पीछे, रेडियो कंट्रोल लिंक, वो जैम जब करते हैं तो वो लिंक ब्रेक हो जाता है। तो द ड्रोन डजंट गेट एनी सिग्नल्स, गाइडेंस सिग्नल्स। तो और ये जैमर्स भी हमारे अपने बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, ये 28 मई 1998 में जाते हैं वापस। जब ये एटमी धमाके कर रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कि कहीं गलत भी हो सकता है बम चले ही ना और हमारी बेइज्जती हो जाए दुनिया में? जब मैं गया था यहाँ से, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, और शाम को वक्त मगरिब का टाइम था, नमाज में इकट्ठी पड़ी थी। बस वो मेहदी साहब थे, वो ये थे, और मैं था, 3 जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, तो वी तो 3 ऑफ अस। तो उन्होंने ये पूछा मुझे कि आपकी तैयारी कैसे है, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा तैयारी पूरी है, टनल्स की तैयारी मैंने कहा वही पूरी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी लगी हुई है, शील्ड भी मेजर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं 1980 से तो टनल्स इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके उसमें इंस्टॉल करके चेक किए हुए थे सारे। एनीवे, तो वो कहने लगे कि अगर टेस्ट ना हुए तो हमारी जितनी न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो उसको फिर वो दुश्मन नहीं छोड़ेंगे, और दुनिया में हमारा मजाक है तो मस्खर बनेगा। मैंने तो उनको यही कहा था, मैंने कहा जी वो उनसे पूछ लीजिएगा नवाज के हिसाब से। मैंने कहा जी हमारा ईमान ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं, रिजल्ट जो है वो अल्लाह अपने हाथ में रखता है, तो आप दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो वो बहुत अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम हुआ। हमने 6 टेस्ट किए। मैंने उनसे पूछा था मैंने कितने टेस्ट करने हैं, कहते हैं इंडिया ने 5 किए, हम 6 कर रहे हैं, एक ओवर करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वी टुक दैट मैनी डिवाइसेस विद अस, वहाँ पे असेंबल किए। और पहले मैंने टनल्स वगैरह पार्शली प्लग की हुई थी, क्योंकि टनल्स की प्लगिंग लास्ट डे में नहीं कर सकते, वो किलोमीटर्स में टनल्स की लेंथ है, आपको कंक्रीट से प्लग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। वो 96 में एक स्केयर हुआ था कि इंडिया करने लगा टेस्ट, तो उसको हमें कहा गया कि उसको तैयारी करें। उस वक्त केबल्स ले कर ली, केबल्स 3 इंच डायमीटर की कॉपर के समझ पाइप होते हैं, एक केबल जो है सर कई 100 टन का वजन होता है। ऐसी तारे नहीं है जो आपने बचाई। अच्छा जी, तो वो और वो कई किलोमीटर लेंथ उनकी होती है। वो सारा काम उसको हमने करके, और टनल्स को भी ना ऐसे प्लग कर दिया था, तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते थे बस। तो जब ये गए हम तो एटम बम के छोटे छोटे पार्ट्स में अनअसेंबल्ड पार्ट्स ले गए ना, तो टनल में जाके वहाँ पे जाके यहाँ रखना था ना, वहाँ पे रख के असेंबल किए टनल के अंदर ही। तो वो 3-4 दिन में हो गए। उसके बाद जो इतना गैप्स है ना, सिर्फ वो प्लग कर रहे थे कंक्रीट से, वो आप भरते चले। तो वो हमने 2 दिन में कर लिए थे। उसको कंक्रीट को जरा सा हार्ड हो गया, तो बस वी वर रेडी। तो इसलिए वो तो हो गया, लेकिन फिर उसको रिमोटली डेटोनेट करना था फ्रॉम 20-30 किलोमीटर। अपने सिर में तो नहीं मारना ना। हमें पता नहीं था कि पहाड़ की तरह मेजरमेंट्स बड़ी की हुई थी, कैलकुलेशन हमने बड़ी की हुई थी, लेकिन कैलकुलेशन अपनी जगह होती है। पहाड़ में कोई शगाफ आए तो वहीं से निकल पड़े, रेडियो एक्टिविटी तो आप क्या कर लेंगे। तो किसी ने घुस के तो नहीं अंदर देखा। तो इसलिए देयर वाज एप्रीशिएशन। तो मेरे टीम के 80-90 लोग थे उस वक्त वहाँ पे चागी में। तो आई सेंट
बैग से 5 लोग, हम 6 लोग रह गए डेटोनेशन करने के लिए। ठीक है। तो बाकी को मैंने कहा जाओ क्वेटे। ठीक है, वो 5-6 लोग रह गए। हाँ। उन्होंने अपनी जान को रिस्क में डाला। मैं साथ था। नहीं, रिस्क तो देखें, जब हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं यहाँ से जब गए तो सामान तो क्वेटे गया ना, क्रेट्स में पैक थे एटम बम्स। ठीक है, क्वेटे से जब चाहिए गया तो हेलीकॉप्टर में गया, तो हेलीकॉप्टर में साथ बंदे भी थे। तो अब अगर आपको मेरे पास वो होता है मोबाइल कैमरे होते उस जमाने में थे नहीं, तो मैं आपको दिखाता कि हेलीकॉप्टर में क्रेट पड़े एटम बम पैक हुए और क्रेटों के ऊपर हम बैठे हुए टांगे लटका के। बंदे बैठे, आप भी बैठे हुए। ठीक है, तो अब इसमें नहीं कोई ये सोचना नहीं होता कि क्या होगा, सोचना ये होता है कि क्या करना है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन आपने इस्लामाबाद से की थी? वो टेक्निकल सवाल है, वो तो पीएफ ने हमारी हेल्प की। हाँ, ठीक ठीक। वो क्वेटे से आगे हेलीकॉप्टर भी आर्मी ने दिए थे। ठीक है। हाँ। वो हेलीकॉप्टर से फिर तो कितना टाइम लगा आपको असेंबल करने में और प्रेपरेशन में? हम 20 तारीख को पहुंचे थे रात को 12 बजे। ठीक। 20 मई को। ठीक। और इंडिया ने टेस्ट किए थे 12, 13, 11 और 13 को। 14 को डीसीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हुआ कि हमने करने हैं टेस्ट। 4-5 दिन उन्होंने फिर अपने दोस्तों को, फ्रेंडली कंट्रीज को बताना था वो, तो हमें 20 को गो हेड मिली थी। ठीक। 20 को हम पीए फ्लाइट पहुंच गए थे क्वेटे, और वहाँ से चाहिए पहुंच गए थे, रात को 12 बजे पहुंच गए थे। ठीक। तो सामान जो था वो 1-2 दिन में पहुंच गया था सारा। वी स्टार्टेड असेंबलिंग इन 4-5 डेज वी वर रेडी। ठीक। तो कंक्रीट भी प्लग कर ली थी सब कुछ। तो 28-27 की रात को हमने बिल्कुल काम खत्म करके हम सोए थे। तो सुबह 4 बजे हम उठे, तो फिर नमाज पढ़ी, दुआ मांगी और फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ। सुबह के वक्त जी, सुबह को। तो फिर दिन को 3 बजे था टाइम डेटोनेशन का। तो क्योंकि वहाँ पे पूरी आर्मी की ब्रिगेड थी, उनको फिर मैंने कहा आप एवैक्यूएट करें। ठीक। तो उधर टाइम के मुझे ये चीज़ बड़ी ख्याल आता है कि हमने इतनी क्लोजली गार्डेड साइट रखी, बड़ा दिल के साथ लगा कर रखी, हर चीज़ हमारी सीक्रेट्स लोकेशन है, फलाना है। जब आखिर हमने ब्रिगेड को निकाल दिया ना, तो देयर वाज अ टाइम ऑफ अबाउट 1 आवर जिस वक्त साइट वाज विदाउट एनी ह्यूमन सोल, टोटली अनअटेंडेड, और एटम्स वर बॉम्ब्स वर इन द प्लेस, ऑल वायर्ड अप वेटिंग टू was the button to be pressed। तो उस वक्त किस अल्लाह तवक्कल कहते हैं ना, उस वक्त अल्लाह के तवक्कल पे छोड़ा था हमने। तो फिर हमने वो 20-25 किलोमीटर से फिर डेटोनेशन की, इसकी काउंटडाउन किया। वो काउंटडाउन तो मैं फिर नहीं बिलीव करता, वो मेरा इंजीनियर था जिसने वो रिमोट कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। मैंने कहा यार तू कर दे काम, डॉक्टर साहब तुझे करो, तू कर यार, तू बड़ी मेहनत से किया। तो कहीं मैं गिनती उल्टी गिनती शुरू करूँ, मैं कहा उल्टी गिनती क्यों शुरू करनी है, सीधी कर, अल्लाह अकबर, बटन दबा दे बस। अल्लाह अकबर के बटन दबा दिया, इसीलिए उसे यौम में तकबीर कहते हैं। ठीक ठीक है। वो मैं कोई गिनती ऐसी होती, मैं कहीं अंग्रेज गिनतियाँ करते हैं 9, 10 फलाना, तो बस वो उसके बाद अब हम देख रहे हैं। वो गाड़ी में थे, गाड़ी में हमारी ट्रक था बड़ा अच्छा मर्सिडीज़ का, बड़ा ज़बरदस्त, उसमें इंस्ट्रूमेंट सारे लगे हुए थे। वो बटन दबा के ट्रक के बाहर आ गया, पहाड़ की तरफ देखना शुरू किया, वो कुछ नहीं हुआ। मैं क्या क्यों है यार, एक दूसरे की शक्ल देखा ऐसे करके। 35 सेकंड्स के बाद ना हम वहीं पे खड़े थे ना, तो जैसे जोर से झटका लगा ना कि वो ऑलमोस्ट गिर गया, हम इतनी जोर से उसको आया। तो वो फिर पहाड़ का ऊपर से काले पहाड़ पत्थर धूप में चले हुए, जैसे 55 डिग्री टेम्परेचर था सदियों से। वो पहाड़ सफ़ेद होने शुरू हुए, जैसे बर्फ़ पड़नी शुरू होती है ना। पूरी माउंटेन रेंज 30 किलोमीटर तक हम देख सकते, 30 किलोमीटर तक रेंज पूरी सफ़ेद हुई ऊपर से। उसके बाद में जहाँ पे ये बॉम्ब में लगाया था, वहाँ से फिर पहाड़ सफ़ेद जो था वो लाल होने शुरू हो गए, दे ट्राइड गेटिंग रेड हॉट। मैं कहा यार ये कि काम खराब होने लगा, बट इट स्टेड देयर। पहाड़ ने होल्ड किया उसको, हमें बड़ा केयरफुली सेलेक्ट किया था। दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाईएस्ट डेंसिटी रॉक इन द कंट्री, बस सबसे मजबूत पहाड़ था ये, जो रास्को का पहाड़ है ना। अच्छा, आपने यहाँ पे बताया कि जब वो पहाड़ रेड हो रहा था तो खौफ था आपको कि कहीं फट ना जाए, तो ये फटने से क्या हो सकता है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अगर खुदा न खासा डॉक्टर साहब वो जो रेड हो रहा था पहाड़, तो खतरा आपको था कि कहीं लीक ना कर जाए? देखिए वो अंदर हमने टनल प्लग की हुई है ना, तो जब अंदर न्यूक्लियर डेटोनेशन होती है तो टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, सेवरल 1000 डिग्रीज में चले जाते हैं टेम्परेचर। तो पहाड़ पत्थर जो है ये रेड हॉट हो जाते हैं, और ज़्यादा तो और हो जाए तो ये मेल्ट भी हो जाते हैं। मेल्ट हो जाए तो फिर तो ये खुल जाएंगे ना। तो वो मेल्ट होने की नौबत नहीं आई,
लेकिन रेड हॉट होने की नौबत आ गई। अंदर गैसेस की एक्सपेंशन हो रही है, इतना प्रेशर बहुत होता है, हीट भी है प्रेशर भी, दोनों चीज़ें हैं ना। एक तो शॉक वेव है ना जो अर्थक्वेक आया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेजर हुआ और अमेरिका में मेजर हुआ, इट वेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो ज़बरदस्त शॉक वेव होती है न्यूक्लियर टेस्ट की। लेकिन वो जो डेवस्टेशन होती है, जो शहर तबाह हुए हिरोशिमा नागासाकी, वो जो हीट वेव होती है और जो ब्लास्ट जाता है प्रेशर का एक विंड ब्लास्ट, उससे बात होती है, बिल्डिंगें गिरती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। चागी में आज भी रेडिएशंस के इम्कानात हैं या नहीं, खत्म हो गए? वो ऐसे है कि अब आप ये देखें कि टेस्ट हुए ना, तो अब हम तो 15-20 किलोमीटर दूर थे, हम तो 8-10 लोग ही थे। ठीक है। अब वो बाकी के मेरे थे ना कोलीग्स, कहते हैं ऐसे जाके देखना है। मैं क्या देखना है? कोई टनल पे जाना है। मैंने कहा यार बात सुनो, वहाँ पे वो रेडियो एक्टिविटी ना हो। तो वो अब हमारे पास गाड़ी थी, एक दो जीपी शिप थी, कहते हैं हम काउंटर ले जाते हैं, रेडिएशन मॉनिटर ले जाते हैं। गए वो, तो वो 10-15 मिनट गुजर गए, वो 10 किलोमीटर दूर था। वो वापस ही ना आए, ना उन्होंने कुछ मुझे वायरलेस में बताया कुछ नहीं। मैंने कहा चलो मैं भी जाता हूँ, क्योंकि हमने अंधेरे से पहले, ये 3 बजे की बात है, 4 बजे की शाम को खरान पहुंचना था। अच्छा। और रात में आप हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर सकते। तो वो अपने तमाशे नहीं कर रहे थे ना, खुश हुए, बड़े खुश तो बड़े थे ना, जाहिर है इससे ज़्यादा क्या खुशी हो सकती है। तो वो गए, तो वो टनल के आगे जो हमने आखिर एंड पे ऐसे गेट लगा था, दूर से ऐसे ताला लगाया था, उसको चाइनीज ताला लगाया था, वो ताला बस वैसे ही लटका था, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है। तो शॉक वेव डिड नॉट इवन डिस्ट्रॉय द आउटर गेट। अच्छा, बहुत। लेकिन जो बंकर था ना, जिसमें हमारी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसने उसकी यील्ड रिकॉर्ड कर की और सारा कुछ किया, उस बंकर की 48 इंच थिक कंक्रीट रीइंफोर्स्ड सरिये के साथ कंक्रीट पोर करके दीवारें बनाई थी। वो दीवारें ऐसे फटी हुई थी कि उसके अंदर से आप बंदा गुजारते हैं। अच्छा। 17 से बंदा गुजरता है ऐसी जगह को गुजर, इतने तो गैप में पड़ गए थे। 48 इंच की दीवार टूट गई वो, इतना स्ट्रॉन्ग और शॉक था। तो लेकिन वो टनल के मुंह के ऊपर था, तो वो शॉक में फिर अमेरिका भी जानी थी ना। तो वो रेडियो एक्टिविटी कोई नहीं थी, मतलब अभी वर देयर, मैं मॉनिटर किया, लीक नहीं ना हुआ कोई चीज़, अगर लीक होती तो फिर काम। अच्छा, एक आज तक भी मिस्ट्री है कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद धमाके नहीं करना चाहते थे, या डिवाइडेड था ओपिनियन, कुछ कहते थे छोड़ दें, अमेरिका से पैसे ले लें, कुछ कहते थे हर सूरत करना है। याद है आपको सर क्या फैसला हुआ? बिल्कुल याद है, मैं डीसीसी की मीटिंग में था, मुझे उन्होंने पहले तो यहाँ इंडिविजुअल मीटिंग की थी मेरे से 12-13 तारीख को, फिर मुझे उन्होंने इनवाइट किया था कि डीसीसी की मीटिंग 14 तारीख को हो रही है, तो आपको मैं स्पेशल इन्विटेशन बुला रहा हूँ, डॉक्टर खान साहब को बुला रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। फिर हम दोनों गए थे उसमें, तो वो सारी डिस्कशन मेरे सामने हुई थी ना, तो उसमें सारे बहुत लोग तो नहीं थे, 14-15 लोग होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, इधर मिनिस्टर्स थे, आर्मी चीफ थे, जहांगीर करामत, हाँ सर्विस चीफ थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने कहा था कि ना करो, सरताज अजीज साहब ने कहा, हाँ उन्होंने कहा अमेरिका बहुत सैंक्शन लगा देगा, इकॉनमी खराब हो जाएगा, उन्होंने इकॉनमी का सोचना था ना, तो उन्होंने कहा वो पैसे भी दे रहे हैं तो ले लो। तो हाँ उन्होंने ये कहा, खैर हर सबकी बात है, नवाज शरीफ बहुत डेमोक्रेटिक बंदे, उन्होंने बिल्कुल इंडिकेट नहीं किया कि उनकी अपनी मर्जी क्या। ठीक है। तो उन्हें डिस्कशन स्टार्ट करा दी और कहा चलो भैया फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन, उसको पूछो, तू उसको पूछ, उसको पूछ, उसको पूछ। तो फिर उन्होंने डॉक्टर खान साहब को भी एक सवाल पूछा टेक्निकल, कि डॉक्टर साहब अगर हम डिसाइड करें लास्ट मिनट पे आपको भेज दें, टेस्ट करो जाके, आपको अगर भेज दें फर्ज करें, तो आपको कोई ऐसा वक़्त बताएं लम्हा जबकि जिसके बाद कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, कि भाई अब तो टेस्ट करना नहीं तो बॉम्ब छोड़ के आ जाओ बगैर डेटोनेट के, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या होगा। तो डॉक्टर खान साहब ने कहा कि वो तो कोई मसला ही नहीं है, जब आप कहेंगे वो डेटोनेटर से उतार देंगे तो बस बाहर आ जाएंगे। यानी वो भी नहीं चाहते थे को? नहीं, तो उन्होंने कहा ये आसान है, आप कह देंगे ना करो तो हम नहीं करेंगे, तो बॉम्ब उठा के बाहर घर लेंगे, तारे उतार के खोल के। तो फिर वही सवाल उसके बाद नेक्स्ट फिर मुझे पूछा, तो मैंने कहा भाई जिसको कंक्रीट हो गई ना प्लग, फिर नहीं हो सकता, उन्होंने नहीं है काम होता, तारे शारे अंदर ने आपके कंक्रीट तोड़े जाएंगे तो बम भी टूट जाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, बम कंक्रीट का पहला प्लग डालने से विद इन 1 आवर, जब कंक्रीट हार्ड होगी तो खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि देखें जो पहला बम चला था 1945 में चला था हिरोशिमा में, वो बम और आज के बम क्या फ़र्क है? देखिए वो बम और आज के बम में फ़र्क ये है कि वो था कोई 10-12 किलोटन के बम से दोनों, ठीक है। उसका साइज़ तो था कोई तकरीबन 2 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर, लिटिल बॉयज, लिटिल बॉय, आम जहाज से गिराया था उन्होंने, और आम जहाज से गिराया था वो, जैसे आपको C-130 वाला जहाज होगा, बोइंग से उन्होंने गिराया था। अब बॉम्ब का
जो आपका मिनिएचर जो आपका है, जो शाहीन 1 में लगता है, जो बॉम्ब इतना सा है बिल्कुल ही, उसकी यील्ड उससे ज़्यादा है। तो एक तो मिनिएचराइजेशन बहुत अच्छी हो गई है, बॉम्ब का डिज़ाइन बहुत इंप्रूव कर गए हैं, एफिशिएंसी में बहुत हो गई है। वो जो इतना सा लगता है टैक्टिकल वेपन में, वो भी बड़ी बला है, वो 5-6 इंच का है। तो वो वजन में कितना होगा वैसे? वजन में वो ये जो बड़े बॉम्ब हैं हमारे 10-12 kg के, उनका वजन जो वहाँ हिरोशिमा वाले बॉम्ब से उससे तकरीबन 115-120 है। ठीक है, ठीक, बहुत छोटे बॉम्ब है। तो क्योंकि मिसाइल सबसे छोटा हमारा अगर बहुत भारा लगाएंगे तो मिसाइल की रेंज नहीं फिर होती ना, यू हैव टू मेक इट कॉम्पैक्ट एंड लाइट। और आज अगर खुदा ना खास्ता ये बम चल जाते हैं तो हिरोशिमा से 10 गुना, 15 गुना, 50 गुना ज्यादा तबाही आएगी। बहुत ज्यादा तबाही तो वो डिपेंड करता है ना कि अब अल्लाह ना करे ये नौबत आए, लेकिन हम लोगों को डराना नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पास है ये कि वो ऐसे जैसे ऊपर लीडरशिप ऊपर उनका इस तरह को अनस्टेबल लीडरशिप उधर बैठे, तो वो जब उनका दिल कर उठा के हमारे सिर पे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ऐसे मारेंगे तो उनका भी अपना सिर फटेगा, हम भी उनका सिर तोड़ सकते हैं। ठीक, इसलिए डिटरेंस के लिए बनाया है। आखिरी मैसेज आप मोदी साहब को देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त वो देख रहे होंगे आपको। मोदी साहब बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो आई डोंट हैव टू रिस्पेक्ट हिम लाइक एन एल्डर, लेकिन आई डू रिस्पेक्ट हिम एज अ हेड ऑफ नेबरिंग स्टेट, हमारे नेबर हैं। तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो भी आपके इलेक्शन इश्यूज़ हैं, जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं, जो आपके कंपल्शंस हैं, जो इंटरनल प्रेशर्स हैं मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के होते हैं, कई वहाँ पे मूवमेंट्स लगी हुई हैं, कोई नागालैंड तो कोई कुछ, तो कोई सिखों की कोई कुछ, तो आप अपने प्रेशर्स को आप खुद उनको बेयर करें और उठा के पाकिस्तान की तरफ मत फेंकें उनको। और इस फ्रेंजी में फिर जब आपका प्रेस आ जाता है, आपकी मीडिया आता है, तो फिर आप बात बढ़ जाती है और आप भी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश फिर करेंगे। तो ये नौबत ही ना आ रही थी। आप समझदार आदमी हैं, यू आर हेड ऑफ स्टेट, तो बिहेव मेच्योरली, क्योंकि इधर इस तरफ जो बैठे हैं ना, ये भी बड़ी फायर ब्रांड कॉम है, ये मार्शल रेस बैठी है इधर वो पेंसिल कागज वाले बंदे नहीं बैठे, इधर मार्शल रेस बैठी है, जो पूरे ब्रिटिश आर्मी यहीं से रिक्रूट होती थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इंग्लैंड ने इधर से ही लड़ी है बैठ के। तो ये जो कौम है, अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो फिर आपकी शामत आ जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।